तो मुझे रात को नींद नहीं आती, गुस्सा होता हूँ तो और भी नींद नहीं आती। तो इससे एक मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं चुपचाप पढ़ा रहूँ, सोचता रहूँ या कुछ काम करता रहूँ। तो शायद मैं न लिखता तो क्या करता, मुझे लिखना ही था, मैं पैदा ही लिखने के लिए हुआ था, क्यों मैं और कोई काम कर ही नहीं सकता था। तो मेरा अव्यवहारिक होना शायद मेरी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा एक वरदान सिद्ध हुआ। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ कहावत है, कांटा टूट जाता है तो उसे आप पत्थर से घिस करके तेज नहीं कर सकते। सुई टूट जाती है तो पत्थर या सीमेंट पर घिसते हो तेज हो जाती है। तो कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा भी अगर उनमें कोशिश की जाए तो निखार आ जाता है। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनमें निखार नहीं आ पाता। इसमें व्यक्ति का दोष नहीं है, व्यक्तित्व का दोष नहीं है, एक स्वाभाविक स्वतंत्र क्रिया है। बहुत सुंदर आपने कहा। क्या आप उससे संतुष्ट? मुझे लगता है कि ये तो आप बिरला जी से पूछें कि जितना आपने अर्जित किया है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अभी अंबानी साहब गुजरे, जो बहुत बड़ा, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया, बहुत कम समय में बहुत बड़ी राशि अर्जित करके एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। शायद उनको भी ये लगता होगा कि 2-4 लाख, 2-4 करोड़, 2-4 अरब और मिलते तो अच्छे ही होता। तो मैं भी लिखते लिखते ही, तो कलम लिखते कहिए काफी साल हो गए, 45 साल से ऊपर ही हुआ होगा, लेकिन समय से लेखन का मूल्य नहीं होता। आप 50 साल से लिखें या 500 साल से लिखें, इसका कोई अर्थ नहीं है। सवाल यह है कि आपने साहित्य कितना लिखा है, कितना उपयोगी लिखा है, उसकी यूटिलिटी समाज के लिए क्या है, जो उपयोगिता है। देखिए, लोग कहते हैं बड़ा सौभाग्यशाली था, 95 साल तक दिया। अरे सौभाग्यशाली क्या शंकराचार्य नहीं था जो 32 साल में चला गया? तो जहां तक लिखने का सवाल है, आपकी संतुष्टि थोड़ी हद तक तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है। मैं कुछ लिखना चाहता था, मैंने लिखा और लोगों ने उसे अच्छे ढंग से लिया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा लिखना व्यर्थ नहीं गया। और मुझे ऐसा लगता है कि अनायास जो लिखा जाता है वो प्रभावित करेगा। जब सायास लिखते हैं तो प्रभावित नहीं करते। सायास लिख करके वो लेखन का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। मैं पुरस्कार के लिए लिखूं तो नहीं होगा। यदि महर्षि अरविंद गुफा में इसलिए बैठते कि मुझे मोक्ष मिले, मुझे ज्ञान प्राप्ति हो, या मेरे अंदर ये लालच, ये मेरी आकांक्षा पूरी हो, तो शायद कभी नहीं होगा। जब वो उससे भी मुक्त हो जाएंगे, चाहना से भी मुक्त हो जाएंगे, तब चाहना प्रतिफलित हो जाएगी। तो लेखन के लिए भी ऐसा है कि जो लिखा है मैं उससे बहुत असंतुष्ट नहीं हूं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ लिखना चाहता था और वो मेरे जिस स्तर का मैं लिखना चाहता था करीब करीब उसके स्तर तक हुआ। लेकिन अफसोस ये रहा कि सारी जिंदगी पत्रकारिता में गुजार दी, और जिंदगी का जो सबसे खूबसूरत समय था जब मैं लिख सकता था वो तब मैंने वो कभी किसी का इंटरव्यू, कभी राजनीतिज्ञों का इंटरव्यू, जो होता है एक पत्रकारिता का जो मान है उस हिसाब से पूरी की। तो कभी कभी ऐसा जरूर लगता है कि यदि मेरी साथ ये मजबूरी नहीं होती कि मैं पत्रकारिता करूं। पत्रकारिता में भी छोटा नहीं था, अच्छा था, हिंदुस्तान टाइम्स के ग्रुप में काम किया, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो समय है उसकी बड़ी भारी कीमत है। मुझे आज इस उम्र में आके लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी जो दौलत है, दुनिया में सबसे जो कीमती वस्तु है, वो पैसा नहीं है, वो पद नहीं है, कोई और वस्तु नहीं है, केवल है तो समय है जो कभी लौटता नहीं। और हमारे देश में हमारे लिए समय की ही कीमत कम है। 2 चीजें इस मुल्क में सस्ती हैं, एक तो समय, दूसरा आदमी। ऐसे मरते हैं जैसे चीटियां मर रही हो, किसी को दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता। 20 मरे तो 200 मरे तो 2000 मरे तो चलता है। कहीं किसी के दिल में कोई ऐसा कभी किसी नेता को मैंने नहीं सुना कि इतने लोग, 1000 लोग मर गए, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। हमारे गांव में एक आदमी अगर गुजर जाता था, बच्चा हो या बड़ा हो, गांव में चूल्हा नहीं जलता। आज सब चूल्हे में जल रहे हैं। तो ये तो झलसा होता है उसका, जिसमें रसी रस होता है वो बच्चा समय दिखाई दे रहा है। हमारे कहते हैं कि दरवाजा कम मिला, जब दरवाजे की जरूरत नहीं है।
तो ये भी एक विडंबना है जीवन की कि आपको समाज को में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आदमी लिखना चाहे तो लिख सके, पढ़ना चाहे तो पढ़ सके। व्यवस्थाएं समाज की है। और दूसरा ये है, गौतम बुद्ध होना तो बड़ा अच्छा है। गौतम बुद्ध हो जाए, आप चले जाए, बच्चे भाड़ में जाए, पत्नी भाड़ में जाए, बूढ़े बाप भाड़ में जाए। और जब बुद्ध का, मुझे लगता है बुद्ध से ज्यादा कठोर हृदय तो कोई पैदा ही नहीं होगा दुनिया में। लेकिन इतना उनका मल्लों से और इनसे युद्ध चल रहा था। बूढ़े बाप उनके थे, 150-1.25 साल के उनका बेटा था, युवा पति थी, और वो बाल कटा करके घोड़े में बैठ के निकल गए। बड़ा आसान है वो निकलना। हमारे यहाँ भी लोगों ने घर बसाए और घर तोड़े। बड़ा आसान है घर तोड़ना। चले जाइए, मौज मस्ती कीजिए, औरत कहाँ जाएगी? बच्चे भीख मांगते रहे तो मांगते रहे, हमें क्या? हम तो लेखक हैं, हम तो समाज से बहुत ऊपर हैं, हम तो रचनाकार हैं, रचता है। हम छोटे कैसे हो सकते हैं? कितने छोटे काम करें तब भी हम बड़े हैं। तो ये जो भावना थी, ये होती तो ये भी बहुत एक सुखदायी होती। अब आप घर भी चलाना चाहें, पत्नी के प्रति भी दायित्व निभाएं, बच्चों के प्रति भी निभाएं, माता पिता के प्रति भी निभाएं, और समाज के प्रति भी निभाएं, और फिर पत्रकारिता के प्रति भी वहां बेईमानी न करें, पूरी निष्ठा से काम करें। पत्रकारिता तो स्वयं में 24 घंटे मुझे बुलाया था। उन्होंने मेरे कार्यक्रम में एक मुलाकात रखी थी उस व्यक्ति से जो नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए दिलाता है, उसका वो अध्यक्ष है और महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो काफी लोग जो भी लेखक जाते हैं तो उससे मिलते हैं। तो जब मैं गया तो उससे बात मिला, 15-20 मिनट का वक्त था। तो उसे आश्चर्य पहला तो ये हुआ कि ये कहने लगा, मेरी जिंदगी में पहले आदमी आप हैं जो अपनी किताब लेके नहीं आए नोबेल पुरस्कार के लिए। तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा, क्या बिना उसके आपको कोई आपत्ति है मिलने की? तो बोले नहीं, आप पहले व्यक्ति हैं जो बिना किताब के आए हैं अपनी। जितने भारत से 2-3 लेखकों के नाम लिए उन्होंने, जो मैं लेना नहीं चाहता, वो बुरा मानेंगे, उनके समर्थक तो नहीं मिले। तो कहने लगे वो भी आए थे, अपनी वो किताब दे गए। तो मैंने सीधा सवाल पूछा। मेरा स्वार्थ जब नहीं होता, जब आपका स्वार्थ नहीं होता ना, तब आप बड़े निसंकोच होते हैं, सारी बात साफ साफ कहते हैं। मैंने कहा उनसे, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद इन 90 सालों में गंगा यमुना का इतना पानी प्रवाहित हो गया, क्या आपको लगा नहीं कि भारतवर्ष में 14 भाषाओं में एक भी किताब ऐसी लिखी गई जिसे नोबेल पुरस्कार के लिए चुना जाता? तो वो अवाक है। तो बोला कि क्या आपको लगता है कि हमने न्याय नहीं किया? मैंने कहा, मैंने ये कहा ही नहीं है। मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा है कि क्या इन 90 सालों में रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद इस संपूर्ण भारतीय वाङ्मय में एक भी पुस्तक ऐसी नहीं लिखी गई जिसे इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सोचा जाता? वो थोड़े पसुपेशन पड़े। उन्होंने कहा कि मैंने, जहां तक मेरा संबंध है, मैंने जितनी भारतीय भाषाओं के साहित्य की पुस्तकें थी पढ़ने की कोशिश की, पढ़ी, लेकिन मुझे कोई भी कृति ऐसी नहीं लगी। मैंने कहा, एक बात और, आपने जिन कृतियों को पुरस्कृत किया है वो मैंने भी पढ़ी है। वैसी कृतियां हमारे यहाँ एक नहीं अनेक लिखी जा रही है। तो थोड़े कतराए। तो कहते हैं कि जो लेखक यहाँ मिलने आते हैं उसमें अंग्रेजी के लेखक थे सब। ऐसा होता है कि कुछ जैसे बैंक में आपको मालूम है कितने पैसे रखे हुए, घर में कितने पैसे मालूम है, लेकिन एक अनुभव और अनुभूतियों का बैंक सब कॉन्फ्लेक्स कहते हैं, उसमें अनुभवों के अनुभूतियों का अथाह भंडार इतना है कि वो युगों तक लिखते रहे तो खत्म ना हो। तो लेखक क्या करता है, एक जुलाही की तरह बैठता है, वो अनुभवों को लेता है जो प्रत्यक्ष अनुभव है, पहले आधार उनका बनाता है। खड्डी में जैसे एक ताना होता है, एक बाना होता है, वो उसे बनाता है, एक ताना बनाता है। और जब वो डूब के लिखता है तो जो बाना है वो स्वतः उभर करके आता है और उसको एक कपड़े का आकार लेने लगता है। वही लेखन होता है। और वही लेखन होता है जब पढ़ने के बाद आप चौंकते हैं कि अरे क्या ये मैंने लिखा था। उस समय जब आप लिख रहे होते हैं तो वो नहीं होते आप। इसीलिए लिखना एक बड़ी भारी साधना है, एक बड़ा भारी मेडिटेशन है, एक ध्यान है।
उसमें केंद्रित करना पड़ेगा, आपको डूब के लिखना पड़ेगा। आज क्या होता है, हम हर चीज की केवल 2 आयाम देखते हैं, ऊंचाई देखते हैं, चौड़ाई देखते हैं। हम भूल गए कि स्थूल हो या सूक्ष्म हो, एक तीसरा आयाम भी होता है उसका, वो गहराई का होता है। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है, हमारे लेखन का, पूरे समग्र देश का, बहुत अपवाद छोड़ करके, कि उसमें ऊंचाई तो है, चौड़ाई भी है, लेकिन गहराई नहीं है। और गहराई के लिए मरना पड़ता है, उसको जीना पड़ता है, उस पात्र के इतने नजदीक जाना पड़ता है कि आपको लगे ही नहीं वो पात्र, आपको लगे कि ये पात्र नहीं है, मेरे ही जिए हुए अनुभव है। और तब वो चमत्कार होता है, अनुभव और अनुभूतियों का। वो जो सबकॉन्शियस है वो निकलते भावना है, आपको लगता है ये तो कैसे लिखा गया मुझसे, ये तो मेरे दिमाग में था ही नहीं। होता है दिमाग में सब रखा हुआ है, जैसे बैंक में सब रखा हुआ है, ऐसे ही इस लॉकर में भी अंधेरे में तहखाने में बहुत सामान पड़ा है। इसलिए लेखन को कभी साधारण तरह से नहीं लेना चाहिए। मैं एक दफे भोपाल आया था, तो वहां एक ही डाक बंगला था, उसमें मैं ठहरा हुआ था। बोले एक अमुक लेखक भी आए हैं, वो भी ठहर जाएंगे। मैंने कहा ठहर जाएंगे, 2 चारपाई है, पलंग है, वो भी सो जाएंगे, रात को रहते नहीं, सुबह निकल जाएंगे। तो रात को काफी देर हो गई, गपशप लगाने, मित्रों से मिले। जब आए तो मैं जल्दी उठता हूँ, लेकिन वो भी उठ चुके थे और मेज बैठ करके उन्होंने वो बातें करते जा रहे, 3-4 पेज लिखते जा रहे। तो मैंने कहा उपन्यास तो 1000 पेज का लिखेंगे लेकिन वो उपन्यास कैसा होगा, पुरस्कार भी ले लेंगे। पुरस्कार मिलना आजकल कठिन नहीं है, थोड़ी सी चालाकी आप कर लीजिए तो पुरस्कार भी मिल जाता है। और उसको टेक्स्ट बुक में भी लगा देंगे, थोड़ा सा अगर कुछ और चालकपना हो जाए। लेकिन ऐसा होता है कि इस तरह से रचना नहीं है। हमारी जिंदगी में, हमारे भारतीय समाज में, चाहे वो लेखन हो चाहे कोई और काम हो, वो तीसरा आयाम हो गया। बलराज साहनी को पढ़ रहा था, उन्हें यही बात कही तो मैं किताब बंद करके 10 मिनट तक बैठता रह गया। इन्होंने मेरे मुंह की बात कब छीन ली, मैंने क्यों आज तक नहीं पढ़ा। तो कहते हैं कि जब मैं फिल्मों में आया तो शर्मिका भी था और आलसी भी था, और फिल्म में मैंने काम किया तो चुनौती की तरह। मेरा हमेशा कोशिश यही रही कि मैं तीसरा आयाम लिखूं। यदि मैंने सीमा फिल्म में काम किया या काबुलीवाला में काम किया या किसी और में काम किया, तो मैंने उसे जिया और पूरी निष्ठा से जिया। शायद वो जिया हुआ था कि लोगों ने मुझे जीवित रखा, जिलाया। तो इसके लिए उन्होंने कई बार कहा, हिंदी फिल्मों का दुर्भाग्य क्या है कि हिंदी फिल्में सपाट फिल्में हैं, उनमें कहीं भी गहराई ऐसी नहीं है जो आपको सोचने के लिए विवश करे। तो मित्रों, उसके लिए, साहित्य के लिए हमेशा खोज करनी चाहिए, एक चीज से निकलते हैं और साहित्य एक नए रूप में परिभाषित होता है। अब आपका सवाल था कि वो तो रही क्या तुम्हारे लिए, 1% सही है, और 1% सही इतना भारी है कि 99% झूठ भी सत्य में परिवर्तित हो गया है। तो ये आप लोगों को लग सकता है कि भाई ये मेरी कहानी है या मेरी कहानी नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप उन लोगों को पूछने दीजिए उनके प्रश्न। मेरे पास जो प्रश्न आए हैं उनके उत्तर हिमांशु जी लेके चले जा रहे हैं, इसलिए मैंने वो प्रश्न नहीं पूछे हैं। और फिर भी मैं जो मेरे पास कि आपने जो यातना शिविर लिखा है और उसकी जो पृष्ठभूमि और सारी आपने प्रस्तुत की है, उसमें आपको सब कुछ उसके करने के बाद ये जो अभी आपने टुकड़ा कहा कि जिस तरह से आपको कैसा लगा कि वह काला पानी कहा जाने वाला जो यातना शिविर है और उसमें जो प्रस्तुतियां आपने दी है वो हम लोगों को कहाँ तक छूती है, और उसके साथ ही उसको आपको जब आपने उसका लेखन किया तो आपको उस समय क्या अनुभूति हुई थी आज के परिप्रेक्ष्य में? हो गया और 1942 से लेकर के वर्षों तक हमने यंत्रणा सही और हमारे अंदर एक देश प्रेम अतिरिक्त हो गया है, वो भी पागलपन की सीमा है। वो अतिरिक्त वो भी खराब है, जैसे अतिरिक्त स्वार्थ खराब है उसी तरह से अतिरिक्त परमार्थ भी खराब है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं काला पानी पर काम करना चाहता था, इसलिए करना चाहता था कि भारत का इतिहास झूठा लिखा हुआ इतिहास, जितना भी इतिहास से लिखा, अंग्रेजों ने झूठा लिखा, मुगलों ने झूठा लिखा,
और जब ये नई सरकार आई 1947 में, आज तक ये झूठा इतिहास लिख रहे हैं। आप ये बताइए कि इन्होंने वंशवाद फैलाया, ये शासक बने, इन्होंने देश को लूटा, इनके बच्चों ने जो इसको लूटा, तीसरी चौथी पीढ़ी लूटने के लिए तैयार रहती हुई है। आप ये बताइए, जो भगत सिंह जो शहीद गया, जिसने गोली खाई और मर गया, उसका कोई आगे पीछे पूछने वाला नहीं। उसका इतिहास कौन लिखेगा? उसकी मूर्ति कौन लगाएगा? उसके लिए चौराहों के नाम कौन रखेगा? कोई नहीं। तो मुझे ये लगा कि मैं पूछूंगा, मैं कुछ करता हूं, उससे कुछ होगा नहीं। मैं जानता हूं इस भवसागर में, इस समुद्र में अगर एक कटोरी पानी में डाल दूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। न समुद्र में ज्वार आएगा, न समुद्र सूखेगा। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश ये की कि मैं कुछ करूं। तो उनके अब काला पानी का ही ले लीजिए। काला पानी में जब हम वर्णन करते हैं तो केवल 10-5 लोग के नाम आते हैं। काला पानी में लगभग 450 लोग गए थे। और चला जाएगा, छूट जाएगा। 5 साल लगे मेरे। आपने बुलाया हम बात चलता है, लेकिन अब जाना भी जरूरी है, वक्त हो गया, उनका आदेश है। आप लोग यहाँ आए, आप लोगों ने मुझे मिलने का, आपसे बातें करने का मौका दिया। मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूँ। मैं भी कई गोष्ठियों में जाता हूँ, कई जगह जाता हूँ, कई प्रांतों में जाता हूँ, लेकिन सच कह रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा हूँ। इससे अच्छे श्रोता श्रद्धालु मुझे भी कहीं मिले।